नमस्कार दोस्तों, MPIQ के DSP में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। आज का हमारा आर्टिकल है बाढ़ के बहने के बंद रास्ते। आज का हमारा आर्टिकल MPPSC में जहां प्रीलिम्स के पेपर 1 के यूनिट 4 में जहां पर लिखा हुआ है भारत का भूगोल, वहां पर लिंक होगा। तो वहीं मेंस में पेपर 1 का जो पार्ट बी है जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है, तो इसकी यूनिट जो 4 है जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं लिखा हुआ है, वहाँ पर डिकोड होगा आज का हमारा एडिटोरियल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टाइटल है बाढ़ के बहने के बंद रास्ते। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हमने नदियों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिए हैं, कैसे हमने नदियों का जो प्राकृतिक स्वभाव है उसको बदलने का प्रयास किया है, और कैसे अब हम आधुनिकता के इस दौर में साथ ही साथ विभिन्न हमारे पास जो जल प्रबंधन के जो तरीके हैं, बाढ़ प्रबंधन के जो हमने आयोग बनाए हैं, जो हमने प्रोग्राम चलाए हैं, वो कैसे असफल हो रहे हैं, उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और जब नदियाँ प्राकृतिक रूप में प्रवाहित होती थीं तो उसके क्या फ़ायदे थे, उनकी प्राकृतिक संरचना क्या होती थी, और कैसे उससे हम सभी सुरक्षित होते थे, और हम नदियों के पालने में हम कैसे फलते फूलते थे, कैसे हम बड़े हुए हैं, उनके बारे में भी उन सब प्राकृतिक धरोहर के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे अपने इस आर्टिकल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। बाढ़। तो बाढ़ जहां पहले आप सभी ने देखा होगा कि जहां पहले बाढ़ 3 या 4 दिन के लिए आती थी और उसके बाद चली भी जाती थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बाढ़ का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल गया है। और पहले जो बाढ़ आती थी वो बहुत लाभदायक हुआ करती थी। पहले बाढ़ का इंतज़ार होता था क्योंकि 3-4 दिन के बाद बाढ़ चली जाती थी, लेकिन बाढ़ इतना कुछ हमें छोड़ जाती थी कि साल भर का हमारा काम चल जाता था। लेकिन आज पूरी तरह से परिदृश्य बदल गया है, और अब बाढ़ जो है वो बाढ़ का जो मतलब वर्तमान परिवेश में अब हो गया है वो हो गया है वार्षिक राहत। अब बाढ़ का मतलब हो गया है वार्षिक राहत, नुकसान। वार्षिक राहत हो गया है, नुकसान हो गया है, साथ ही साथ त्रासदी अब बाढ़ का मतलब हो गया है। वहीं जब आगे देखते हैं तो यहाँ पे बता दें कि आज़ादी से लेकर अब तक हमने अरबों रुपये हमने खर्च कर दिए हैं, लेकिन हम बाढ़ को आज भी प्रबंधित नहीं कर पाए हैं, बाढ़ को हम आज भी नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। और ये जो खर्चा है ये लगातार हम साल दर साल ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि बाढ़ का जो प्रबंधन है उसमें कोई कमी नहीं आई है, बल्कि बाढ़ से प्रभावित जो इलाका है वो पहले की तुलना में अब बढ़ा है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इलाका कम की बजाय अब बढ़ा है। तो इलाके में जहाँ पर कमी होनी थी वहीं पर आप देखेंगे वृद्धि दर्ज हो रही है। अब बात बिहार की कर लेते हैं। तो बिहार का 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं कि बाढ़ से जितना भी लॉस देश को होता है उसका 30 से 40% जो है वो बाढ़ की जो त्रासदी वो बिहार से ही आता है। मतलब बाढ़ से हमें जितना भी नुकसान होता है उसका 30 से 40% बिहार में ही देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे बता दें कि बिहार की जो 75% आबादी है, 75% जो पॉपुलेशन है वो बाढ़ के प्रवण क्षेत्र में निवास कर रही है। तो 75 से 76% जो आबादी है बिहार की वो बाढ़ प्रभावित इलाके में ही निवास कर रही है। तो ये तो डेफिनेटली ये तो होना ही है कि बाढ़ में 30 से 40% का जो लॉस है देश के कुल लॉस का हमें बाढ़ वहाँ पर बिहार में देखने को मिल जाएगा। हम जिम्मेदार हैं। अब बाढ़ की जो परिभाषा है इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे। बाढ़ के लिए वर्तमान में हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने नदी व उससे जुड़े जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनकी अनदेखी करती और उसकी नासमझ का परिणाम है बाढ़। और नासमझी के रूप में बेहतरीन नमूना हमारे सामने पेश होके आता है, वो है बाढ़। तो बाढ़ और उससे जुड़ा हुआ जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी पूरी अनदेखी, साथ ही साथ इन सभी की नासमझ का बेहतरीन नमूना हमारे सामने पेश होता है बाढ़ के रूप में।
अब बिहार में आप देखेंगे तो लगभग 600 छोटी बड़ी जलधाराएं हैं, और इन सभी जलधाराएं, और ये प्राकृतिक रूप से बह रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं नदियों का तो स्वभाव ही होता है बहना, और नदियां इसको लेकर संवेदनशील भी होती हैं, क्योंकि नदियों की जो प्रकृति और जो नदियों का जो निर्वहन क्षेत्र है उसको लेकर ये संवेदनशील होती हैं। अब हम देखते हैं कि पहले नदी का प्राकृतिक तंत्र कैसा था। तो पूर्व में नदी का प्राकृतिक तंत्र कैसा था, अब इसको समझते हैं। तो साथियों, नदी की प्रवृत्ति में मूल रूप से बाढ़ ही होती है, और ख़ासकर जो हिमालय से जो निकलने वाली नदियां होती हैं उनमें तो आप देख सकते हैं कि बाढ़ ही मूल रूप से आपको देखने को मिलती है, और जब नदियां बहेंगी तो बाढ़ तो आएगी ही। और यहाँ पर बता दें कि अब नदियाँ ऐसा तो है नहीं कि अभी अभी बह रही हैं, नदियाँ तो सदियों से बहती चली आ रही हैं, और नदियों के किनारे आप देखेंगे एक बहुत बड़ी आबादी निवास कर रही है। नदियों के किनारे और नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में जो निवास करने वाले लोग हैं उनका अनन्य हिस्सा है नदियाँ, और वहाँ पर आने वाली जो बाढ़ है, और बाढ़ का जो समय होता है वो लगभग नियत होता है। आप देखेंगे कि वर्ष में कुछ ही बरसात का ही मौसम होता है, और बरसात के मौसम में ही हमें जनरली बाढ़ देखने को मिलती है। और अब यहाँ पे लिखा है कि नदियों की पुरानी धाराओं की एक श्रृंखला जिसमें अनगिनत झीलें थीं और मुख्य रूप से 3 कार्य वो करते थे। अब यहाँ पे बता दें कि जो नदियाँ हैं, तो नदियाँ जो वास्तविक अपने मूल रूप में बह रही हैं, तो उनके आसपास आप देखोगे कि उनकी जो पुरानी धाराएं थीं उनके स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे, और वही पुरानी धाराएं अब वर्तमान में झीलों के रूप में तब्दील हो गई, और वो झीलें आपस में लिंक भी थीं। तो जिसके चलते नदी में जब भी ओवरफ्लो की समस्या होती थी, या बोलें तो जब नदी के चैनल में जब भी पानी का जब बहाव तेज हो जाता था, तो वो पानी इन झीलों में आ जाता था, और आप देखेंगे कि जो नदी का जो जल स्तर है वो घट जाता, कम हो जाता था, और बाढ़ की जो समस्या है वो कम हो जाती थी। तो उन्हीं को यहाँ पे बताया गया है कि नदी के किनारे या नदी के करीब आपको बहुत सारी ऐसी अनगिनत झीलें मिल जाएंगी, और वो कैसे हमें मदद कर रही थी बाढ़ को नियंत्रित करने में प्राकृतिक रूप से उस समय पे, उसको अब हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहला जो चरण है, तो पहले क्या होता था कि जैसे ही जल स्तर नदी का बढ़ता था, तो मैंने बताया कि यह जल, नदी का जो अत्यधिक जल है वो इन झीलों में आ जाता था, जिससे नदी का जो जल स्तर है वो रुक जाता था। तो जल स्तर बढ़ने से ये रोकती थी। साथ ही साथ दूसरा ये था कि झीलों की जो श्रृंखला है उससे नदी का जो बहाव है वो कम हो जाता था, नदी की जो तेज रफ्तार होती थी वो कम हो जाती थी। इसके चलते प्राकृतिक कटाव भी यहाँ पर नियंत्रित हो जाता था। और वहीं पर तीसरा आप देखेंगे कि झीलों में पानी भर जाता था, और अब नदी के निचले क्षेत्र में आप देखेंगे तो वहाँ पर पानी की मात्रा आपको कम दिखेगी। जो नदियाँ वो सामान्य रूप से बह रही होंगी, वहाँ पर कोई भी बाढ़ जैसी विभीषिका आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब नदी का जो जल स्तर था वो कम हो गया है, और बाढ़ की जो समस्या थी, बाढ़ का जो अत्यधिक जल था जिससे संभावित बाढ़ हो सकती थी उत्पन्न, वो अब झीलों में आ गया है। अब झीलों के माध्यम से इस जल का हम सदुपयोग भी कर पाएंगे। तो लाभ वर्ष भर, अब वो चूँकि वो जो जल था वो झीलों में आ गया, तो वर्ष भर अब हमारे लिए भूजल की प्राप्ति वहाँ से होती रहेगी। साथ ही साथ सतही जल का जो सुगम स्रोत है वो हमारे लिए अब उपलब्ध हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नेचुरल तरीका था। मतलब नदियों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, नदियों को आप छोड़ दो और उन्हें बहने दो। प्रकृति ने अच्छा खासा इंतजाम करके रखा है, नदियों को कैसे बहना है और कैसे उनको प्रबंधित करना है, ये प्रकृति अच्छे से जानती है। बाढ़ का प्राकृतिक प्रबंधन। अब देखिए, हम मानव निर्मित अपने प्रबंधन यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम चला रहे हैं। हम बाढ़ नियंत्रण आयोग का गठन कर रहे हैं। हम इतना ही नहीं कर रहे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर आप देखेंगे जिला स्तर तक पूरी टीमें गठित की गई हैं बाढ़ नियंत्रण को लेकर, आपदाओं को लेकर। लेकिन आप देखेंगे कि पहले तो ये टीमें नहीं होती थी, पहले ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलता था जो कि इंटीग्रेटेड वे में नेशनल से आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप देखेंगे कोऑर्डिनेट रूप में मतलब फॉर्म हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले इस सब की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती थी क्योंकि बाढ़ का प्राकृतिक प्रबंधन हो जाया करता था। और वो कैसे होता था, तो अब देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखें कि गंगा और हिमालय के बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित हो रही हैं। जैसे ये हिमालय है, तो यहाँ पे जैसे ये
गंगा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित हो रही हैं। अब ये जो अनेक नदियाँ हैं ये हिमालय का जल लेकर आती हैं और इन मैदानों में बिछा देती हैं, इन मैदानों में पूरा जल उड़ेल देती हैं। तो इसके क्या फ़ायदे होते थे आप सभी जानते हैं। यहाँ पे लिखा है शिवालिक श्रेणी। तो हिमालय की जो सबसे नवीनतम श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी पर कच्ची मिट्टी से यह बना हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी की जो गाद है वो आती थी इन नदियों के माध्यम से और इस मैदानी क्षेत्र में बिछ जाया करती थी, जो कि खेती के लिए आप देखेंगे बहुत ही सदुपयोग हुआ करती थी। साथ ही साथ खेती के लिए आप जीवनदायिनी का काम करती थी ये गाद शिवालिक की। आप सभी को पता है हिमालय का जो डिवीज़न है ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और लघु हिमालय का जो दक्षिण में लघु हिमालय के दक्षिण में है वो शिवालिक श्रेणी है, जिसे हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो हिमालय के पादी प्रदेश में जो हमारे मैदान है वहाँ पर यह नदियाँ आके अपना पूरा जल उड़ेल देती थी और वहाँ पर एक नई भूमि आप देखेंगे उपजाऊ भूमि का वहाँ पर निर्माण होता था इस गाद के कारण। वहीं पर ताल तलैया, अब इन क्षेत्रों में आप देखेंगे ताल तलैयों का निर्माण हुआ है। तो ताल तलैया जो होती हैं वो नदी की तुलना में अत्यधिक उनके पास जल ग्रहण क्षमता होती है। तो नदी से कहीं अधिक जल का जो संग्रहण है वो इन ताल तलैयों में पहले हो जाया करता था। अब अनुपम मिश्र जी ने तो बहुत ही गजब का यहाँ पे एक लाइन ही दे दी है। आप इसे मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं और अपने मेंस प्रोग्राम को बहुत ही बढ़िया तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं। इस लाइन को तो आप ज़रूर ही पुट ऑन करना अपने मेंस आंसर राइटिंग में। और अनुपम मिश्र ने यहाँ पर बोला है कि जो आज हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो रोना गा रहे हैं, तो उन्होंने तो एक नया ही कॉन्सेप्ट गढ़ दिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तर्ज पर फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जहाँ पहले प्राकृतिक तरीके से फ्लड आती थी और अपने तरीके से उतर जाया करती थी, तो फ्लड हार्वेस्टिंग से कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, कैसे फ्लड हमारे लिए सदुपयोग हो सकती है। तो अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जगह हम इस पॉइंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस पॉइंट को एड ऑन कर सकते हैं। ताल तलैया, मैंने बताया कि ताल तलैया में पानी इकट्ठा हो जाया करता था और ताल तलैया की जो जल संग्रहण क्षमता थी वो इतनी ज़्यादा होती थी कि इतनी तो नदियों की भी नहीं होती। और नदियों में जैसे ही जल स्तर बढ़ जाता था तो इन ताल तलैयों में वो पूरा जल स्तर, वो जल का जो अत्यधिक बहाव होता था वो इन ताल तलैयों में जाके सिमट जाया करता था। और इन ताल तलैयों का जो जल है वो साल भर हम उपयोग में लाते थे, साफ पानी में, मछली पालन में, सिंचाई में और कृषि सहित अनेक संसाधनों का यह जरिया हुआ करता था। आगे देखते हैं। और इस हिसाब से जब इतना पानी का हम यूटिलाइज कर देंगे, पानी का क्रम दर क्रम आप देखेंगे जब ऐसा डिवीजन हो जाएगा तो परिणाम स्वरूप जो नदी का जो जल स्तर है, निर्वहन एरिया है, उसमें कमी आ जाएगी और नदी शांत तरीके से आप देखेंगे तो गंगा में विलीन हो जाएगी। हिमालयी जो नदियां हैं वो गंगा में ऐसे विलीन हो जाया करती थी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि नदियों के किनारे सभ्यता फलती फूलती रही है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त यह है कि यह सभ्यता तब तक ही फलती फूलती रही है जब तक कि नदियों के मार्ग में हमने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया है। यह तब तक फलती फूलती रही है जब तक कि हमने नदियों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन जैसे ही हमने नदियों के साथ विकृति उत्पन्न की है, नदियों के साथ छेड़छाड़ उत्पन्न की है, आप देख सकते हैं नदियां जो हैं अपना भयावह रूप दिखा रही हैं बाढ़ के रूप में। तो अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, जैसा कि अभी अनुपम मिश्र जी की जो लाइन थी हमने वो भी पढ़ी कि कैसे अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जगह अब हमें फ्लड हार्वेस्टिंग करना चाहिए। तो वहीं पर बाढ़ हमारे लिए अब विपदा नहीं है। जो फ्लड हार्वेस्टिंग की बात कर रहा होगा उसे बाढ़ कैसे विपदा हो सकती है, क्योंकि उसने तो अपना जीवन ही जीना सीख लिया है बाढ़ के अनुरूप। अभी हमने क्या किया है, तो हमने अरबों रुपये खर्च कर दिए हैं आज़ादी से लेकर अब तक, लेकिन बाढ़ को हम प्रबंधित नहीं कर पाए हैं, बाढ़ को हम आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। और आप देखेंगे कि बाढ़ के लिए जितने भी आयोग, जितने भी कार्यक्रम, जितना हमने चलाए वो सब असफल होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का बाढ़ प्रभावित जो इलाका है उसकी दर में गिरावट नहीं आई है, बल्कि उसमें वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाते हैं कि हमारे जो उपाय हैं, मानव निर्मित जो उपाय हैं, वो प्राकृतिक उपायों से ज़्यादा बेहतर तो नहीं है। तो स्थानीय समझ को हमने दरकिनार किया है और हमने टेक्निकल और जो ये पूरी प्रबंध जो संरचना है और साथ ही साथ रिसर्च टीम है वो सब बनाई हैं। पूरा हमने एक ढांचा तैयार किया है बाढ़ को नियंत्रित करने का, और हमने वहीं पर स्थानीय समझ को दरकिनार किया है। प्रकृति सम्मत जो बाढ़ का जो नियंत्रण है उसको हमने यहाँ पर दरकिनार किया है। बांधों की जो श्रृंखला है हमने वो भी तैयार की। आप देखेंगे नदियों के किनारे हमने बांधों का निर्माण किया
और हमने नहरों का निर्माण किया और हमने देखेंगे एक दीवार सी बना दी नदियों के किनारे पर, जो कि ना केवल पानी को रोक रही है बल्कि पानी को फैलने से भी रोक रही है। तो बाढ़ का आना तो अब सुनिश्चित ही हो जाता है। और वहीं पर एक आंकड़ा बता दें तो आप देखेंगे जहां 1950 के दशक में बिहार में 260 किलोमीटर बांधों की लंबाई हुआ करती थी, वहीं पर आज वर्तमान में बिहार में आप देखेंगे 3600 किलोमीटर बांधों की लंबाई हो रही है। तो आप बांधों की लंबाई हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे हम नदियों के मार्ग को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे हम नदियों के चैनल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और परिणाम स्वरूप भयानक बाढ़ हमें देखने को मिलती है। अब देखो, बाढ़ प्रभावित जो इलाका है उसका रकबा भी लगभग 4 गुना बढ़कर अब 90 लाख हेक्टेयर हो गया है। तो बहुत आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ का जो इलाका है वो लगातार बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़कर अब 90 लाख हेक्टेयर हो गया है। और वहीं पर स्टार्टिंग में हमने जाना था कि बाढ़ का जो इलाका है वो लगातार बढ़ ही रहा है, ना कि घट रहा है। बाढ़ के कारण आप देखेंगे तो झीलों की जगह हमने नहरों का जाल बिछा दिया है, मतलब नदियों का जो प्राकृतिक स्वरूप था बहने का, उनके जो निर्वहन क्षेत्र था प्राकृतिक रूप से जो उनका जो स्वभाव था, उसको हमने अवरोधित करके हमने क्या किया है कि झीलों की जगह हमने नहरों का जाल बिछा दिया है। जहां पहले नदियों के किनारे झीलों की एक श्रृंखला हुआ करती थी जिनमें बाढ़ का पानी एकत्रित हो जाया करता था, तो हमने उस पूरी संरचना को प्रभावित करते हुए हमने क्या किया है, हमने नहरों का निर्माण किया है और नहरों के जाल के द्वारा हम पूरी तरह से बाढ़ के पानी को प्रभावित अब कर रहे हैं। जल जमाव क्षेत्र में हमने शहरों का निर्माण किया है। आप देखेंगे कि बिहार में जब आप बात करेंगे तो बिहार की कुल आबादी का 76% जो लोग हैं वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, उनका रहवास बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए ही देश में जब भी बाढ़ से संबंधित कोई समस्या, जल जमाव क्षेत्र में हमने शहरों का निर्माण किया है और वहीं पर जलग्रहण क्षेत्रों में हमने आवासों का भी निर्माण किया है। जैसे बिहार में ही आप देख सकते हैं, तो बिहार की कुल आबादी का 76% आप देखेंगे कि वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र में ही निवास कर रहा है, उनका जो रहवास है वो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। तो आप देख सकते कैसे प्रभावित कर रहा होगा वहाँ पर बाढ़ का जल अब। और आप देख सकते इसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे नतीजतन देश में बाढ़ से जो कुल लॉस होता है उसका 30 से 40% बिहार से ही आता है। आगे जब हम देखते हैं तो अनगिनत जो झीलें हुआ करती थी उनका जुड़ाव हमने बंद कर दिया। बाढ़ की भयावह स्थिति अब बनी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और निचले हिस्से जलमग्न हो रहे हैं, क्योंकि अब आपने जो निवास हैं वो बना दिए हैं बाढ़ के निचले जलमग्न क्षेत्र में ही। हाँ, एक और गजब का कॉन्सेप्ट इसमें बताया गया है कि आपने देखा होगा कि नदियों के समांतर ही होते हैं नाले, जो कि जल निष्कासन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उनके समानांतर नाले भी होते हैं। लेकिन और यह तो जब बात करते हैं गंगा के उत्तरी मैदानों की, तो यह तो महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि जो नाले हैं वो नदियों के समानांतर चलते हैं। लेकिन हमने बढ़ती आबादी के चलते इन नालों को पाट दिया है, साथ ही साथ जो पुल बांध हुआ करते थे छोटे छोटे उनको भी हमने भर दिया है और वहाँ पे भी हमने अपना रहवास बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब बाढ़ आ रही है और अपने भयावह स्वरूप में आ रही है। तो वही आगे हम देखते हैं कि इसके क्या प्रभाव हैं। तो आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, जो हमारा सिस्टम निष्कासन प्रणाली थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिसके चलते बाढ़ आती थी तो उसका एक फ़ायदा होता था कि क्षेत्रों में हमें नई उपजाऊ मृदा मिल जाया करती थी। लेकिन अब बाढ़ आती है और अब निष्कासन प्रणाली अवरोध होने के कारण, या अब देखेंगे निष्कासन की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण खेतों में महीनों हफ्तों जल भरा रहता है, जिसके चलते पूरी खेती की जो व्यवस्था है वो अब चरमरा गई है और वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो न केवल यह आवासों को हमारे प्रभावित कर रही है, नगरीय महानगरों को यह प्रभावित कर रही है, बल्कि अब खेतों को भी अब यह निशाना बना रही है। आगे देखेंगे कि खेतों, खलिहानों, गाँव, शहरों, इन सबको अब बाढ़ निशाना बना रही है। और अब जहाँ बाढ़ पूर्व में लाभदायक हुआ करती थी, वहीं अब नतीजतन के तौर पर बाढ़ अब हमारे लिए त्रासदी बनकर आ रही है। प्रबंधन के तौर पर सीधी बात है कि प्रकृति सम्मत यदि बाढ़ का प्रबंधन होगा, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यदि एक बार हमने प्रकृति सम्मत बाढ़ का नियंत्रण और बाढ़ का प्रबंधन कर लिया तो फिर हमें बाढ़ से कोई भी डरावनी स्थिति पैदा नहीं होगी। और एक कहावत है साथियों कि नदियों का जो रास्ता है और जो प्रवाह है वो उनको कभी नहीं भूलती हैं। और यहाँ पे बता दें कि एटलीस्ट 100 वर्षों तक तो कभी नहीं भूलती हैं।
100 वर्षों में तो उनका वो अपने रास्तों पर आएंगी, वो अपने मार्ग की ओर लौटेंगी। और इससे आप प्रभावित होते हो तो वो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने किस हद तक नदियों को प्रभावित किया है, उस हद तक नदियाँ अब आपको भी प्रभावित कर रही हैं। वहीं पर बाढ़ की जो तबाही पानी से, अब बाढ़ की जो तबाही हो रही, बाढ़ का हमें प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो इस बढ़ती तबाही से यह स्पष्ट नज़र आता है कि हमारा जो प्रबंधन है वो पूरी तरह से खोखला है। और यह खोखला प्रबंधन अब नहीं चलेगा। बस नदियां हैं, नदियों को प्राकृतिक रूप से बहने दो और उनके मार्ग में हमें कुछ भी अवरुद्ध उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। नदियां प्राकृतिक रूप से बहेंगी, उनका निर्वहन क्षेत्र स्वाभाविक रूप से जब चलेगा तो सीधी सी बात है कि प्रकृति अच्छे से जानती है कि नदियों को कैसे पुनर्निर्मित करना है, कैसे उनका प्रबंधन करना है। तो ये आज हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से जाना कि हमें कोई बनावटी प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। नदियों के लिए प्रकृति स्वाभाविक रूप से वो बढ़िया उनका प्रबंधन कर सकती है। और इस आर्टिकल के माध्यम से हमने आज बाढ़ के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया है। जो एक डायमेंशन बाढ़ की हो सकती है उसको समझने का प्रयास किया है कि बाढ़ से हम प्राकृतिक रूप से कैसे बच सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आगे डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश की धरोहर। और मध्य प्रदेश की धरोहर में आज की हमारी सीरीज में है धार का किला। तो साथियों, धार का जो किला है वो धार जिले में अवस्थित है। और धार के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा करवाया गया था। और धार के किले को धारागिरी लीलोद्यान के नाम से भी हम जानते हैं। और धार के किले का पुनर्निर्माण 1344 ईस्वी में एमबीटी ने मोहम्मद बिन तुगलक ने, आप देखेंगे, दक्षिण अभियान के दौरान धार के किले का निर्माण करवाया था। और वहीं पर धार का किला साथियों एकमात्र ऐसा किला है मध्य प्रदेश में जहां पर आप हिंदू, मुस्लिम, साथ ही साथ अफगानी शैली को देख सकते हैं। और यहीं पर आप देखें धार के किले में खरबूजा महल भी है जो कि औरंगजेब के समय निर्मित किया गया था गोला बारूद को रखने के लिए। और वहीं पर आप देखेंगे शीश महल भी धार के किले में है। ऐसा माना जाता है साथियों कि पेशवा बाजीराव द्वितीय का जो जन्म है वो धार के किले में ही हुआ था। और यहाँ पे बता दें 1732 में धार के किले पर मराठाओं का कब्जा हो गया था। और आगे जब हम देखेंगे धार के किले में कि धार के किले में माँ कालका का मंदिर भी है जो कि परमार शासक मंज के द्वारा बनवाया गया था। और वहीं पर धार के किले में आप देखेंगे तो अब्दुल शाह चंगल का मकबरा भी है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।